बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुनव्वर हुसैन। पिछले वीलॉग के अंदर हमने मोदी जी का जो विज़िट है अमेरिका का उसको डिस्कस किया। ये वीलॉग भी उसी का एक तसलसल है। इस वक्त अमेरिका की ज़बान पे एक ही नाम है, वो है मोदी जी और मोदी जी। अमेरिका ने जैसे दुनिया को एक मैसेज दिया है, जो अमेरिका का यार है असल में वही मज़े उठाने का हकदार है। अमेज़न हो या गूगल हो, उन्होंने वादा किया है कि वो एक हैवी इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं इंडिया के अंदर, और इसी को मोदी जी अपनी कामयाबी गर्दानते हैं। अमेज़न का कहना है तकरीबन 2030 तक $32 बिलियन या $32.5 बिलियन वो इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट करेगा। जबकि गूगल का भी ये प्रॉमिस है कि वो $10 बिलियन तक भारत के अंदर इन्वेस्टमेंट करेगा। लेकिन क्या लगाएंगे? इंडस्ट्री लगाएंगे अपनी। जो कंपनी है वहाँ पे उसको इनिशिएट करेंगे, जिससे जॉब्स क्रिएट होंगी। पाकिस्तान के अंदर अगर इन्वेस्टमेंट होती है, काफ़ी हैवी किस्म की इन्वेस्टमेंट है, जैसे चाइना की इन्वेस्टमेंट $62 बिलियन सी पैक की मद के अंदर। लेकिन वो रोड नेटवर्क के ऊपर आपको नजर आती है, या अब रेल नेटवर्क के ऊपर आपको नजर आ रही है, तकरीबन $58 बिलियन की एनर्जी सेक्टर के अंदर नजर आ रही है, और बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है। लेकिन इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर पाकिस्तान में इस किस्म की कोई इन्वेस्टमेंट नजर नहीं आ रही, जिससे जॉब्स क्रिएट हों और जिससे इकोनॉमिक अपलिफ्ट हो। मोदी जी ये प्रॉमिस कर रहे हैं कि इस 2023 के एंड तक तकरीबन इंडियन इकोनॉमी $4 ट्रिलियन तक चली जाएगी। और ये वो नुक्ता है जो मैं हमेशा उठाता हूं कि भारत और चाइना का कोई कंपटीशन दूर दूर तक आपको नजर नहीं आ रहा। एक तरफ $19 ट्रिलियन की इकोनॉमी, और एक तरफ 2023 तक $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी। अलबत्ता अमेरिका और चाइना की कंपटीशन आपको करीब तक नजर आती है, $19 ट्रिलियन वर्सेस $24 ट्रिलियन की इकोनॉमी। बहरहाल इस पे मैं मजीद बात करूंगा, और इसका हिस्टोरिकल एक्सप्लेनेशन क्या हो सकती है, फिलोसॉफिकल एक्सप्लेनेशन क्या हो सकती है, आज इस मौजू के ऊपर हम बात करेंगे। उसके अलावा अगला वीलॉग में कोशिश कर रहा हूँ कि जो रशिया के अंदर नई सिचुएशन डेवलप हुई है, वैगनार ने क्यों बगावत की और फिर ट्रूस किसने करवाया, और इसके नताइज क्या निकलेंगे, क्या ये एक किस्म का ड्रामा था या हकीकत में ऐसी कोई बात थी, उस पर हम बात करेंगे। उसके साथ जो एक बहुत ही दुख वाला वाकया पेश आया ग्रीस के साहिलों के ऊपर, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे अगले वीलॉग में। लेकिन इस वीलॉग में, इससे पहले कि मैं अपनी गुफ्तगू शुरू करूं, मेरे एक बहुत ही अच्छे दोस्त हैं अजय, भारत से, इंडियन बंगाल से जिनका ताल्लुक है। उन्होंने मेरे लिए क्या मैसेज भेजा वीलॉग देखने के बाद, जो पिछला वीलॉग है, आइए वो सुनिए। सर एक बात आपको मैं बता रहा हूँ, थोड़ा गौर से सुनिएगा। ये जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर इस बार का जो दौरा है यूएसए एंड इजिप्ट का, इसमें सर आपने एक चीज़ नज़रअंदाज किया है मेरे ख्याल से। आप सोचिए सर, एक अमेरिकन लेडी, मिल माई मैरी मिलबेन सिंगर है, वो नेशनल एंथम गा रहे, वो भी हिंदी में। आफ्टर दैट ही इज टचिंग द फीट ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। तो ये सर बहुत मायने रखते हैं। ये जो सब कॉन्टिनेंट का जो कल्चर जो है ना, जब किसी कंट्री का इकोनॉमी अगर बढ़ते हैं इस तरीके से, इसी रफ्तार से, तो उसका कल्चर भी दूसरे देश में जाते हैं। वो मैरी मिलवेन जो है वो लेडी, और ये अभी मैं एक टीवी में ये प्रोग्राम देख रहा हूँ, एक मिशार की लड़की, वो हिंदी में गाना गा रहे हैं। दिस इज द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ द इकोनॉमी सर। ये जब इकोनॉमी बढ़ते हैं ना, तो इसी हालत में ही होता है। और सर मेरे ख्याल से 2025 तक इंडिया आसान से 5 ट्रिलियन का इकोनॉमी बना लेगा। उसके बाद में अगर ये रफ्तार अगर इसी तरह रहेगा, तो सर विद इन 2030 ये जो है वो $10 ट्रिलियन हो जाएगा। ये सर सबसे बड़ा चीज़ है, ये है कि इकोनॉमी बढ़ाने के लिए नरेंद्र मोदी ने सब कुछ कर दिया। ये जो रिफॉर्म हुआ सर, इकोनॉमिक रिफॉर्म, ये सर बहुत पहले हो जाना चाहिए था। हमें नहीं लग रहा था कि ये कर पाएगा, लेकिन ये शख्स ने कर दिया। ये जो टैक्स का जो रिफॉर्म जो है सर, ये टैक्स का रिफॉर्म करने के बाद में गवर्नमेंट के पास में हर महीने 1,55,000 करोड़ पर मंथ आ रहा है। उम्मीद है कि 2024 में ये 2 लाख करोड़ क्रॉस कर जाएगा। इसी रफ्तार से अगर इकोनॉमी अगर बढ़ते हैं ना, तो सर दुनिया सर इंडिया को तो सलाम करेगा ही। खैर, हम भी चाहते हैं कि आप लोग अच्छे से रहे। आप भी हमारा ही थे, मैं भी आपका था, लेकिन सर ये सब कॉन्टिनेंट को बर्बाद कर दिया हम लोगों ने। हम मिलके इसके लिए मैं भी जिम्मेदार हूँ,
आप भी जिम्मेदार है, हिंदू मुसलमान करके देश को अलग नहीं होना चाहिए था, ये मैं आज भी स्वीकार करता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू। जी, आपने अजय की बात सुनी। अजय का ये भी कहना था जिस मुल्क की इकॉनमी डेवलप होती है तो उसके कल्चर भी वहाँ पे ट्रैवल करता है, और हकीकत है। लेकिन अमेरिका वैसे भी, अमेरिका में अगर आप देखें तो दुनिया के कल्चर को अमेरिका ने अडॉप्ट किया है। अमेरिका की बहुत सारी अच्छी बातें भी हैं, जैसे मिसाल के तौर पे जैज़ म्यूज़िक, अगर वो देखें तो वो अफ्रीकन म्यूज़िक को उन्होंने वेस्टर्न म्यूज़िक के साथ कंबाइन करके उसे अमेरिकन रंग दिया। इसी तरह अगर आप मैडोना के सॉन्ग सुने, जिसमें एक उनका एल्बम हिना के ऊपर था। मेहंदी का रवाज सब कॉन्टिनेंट में, पाकिस्तान और इंडिया, बांग्लादेश में लगाया जाता है जिस वक्त मंगनी होती है, शादी होती है, या शादी ब्याह के अंदर इस्तेमाल होती है। इसी तरह से फ्रेंडशिप बैंड इंडियन रॉकी से निकला हुआ है। तो पहले से कल्चर जो है उसने ट्रैवल किया है अमेरिका के अंदर, और जिसे अमेरिकन पॉपुलर कल्चर कहा जाता है दुनिया के अंदर। लेकिन पिछले व्लॉग के अंदर मैंने जिक्र किया था कि आखिर भारत की क्यों अमेरिका को ज़रूरत पेश आती है। बुनियादी तौर पे अमेरिका मैसेज देना चाहता है दुनिया को कि अमेरिका दोबारा इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर दोबारा पावर पोजीशन के ऊपर आ रहा है, और देखें इंडिया उनकी साइड के ऊपर है। दुनिया में 3 तहज़ीबें ऐसी हैं जिन्होंने हज़ारों साल, या हज़ारों साल अगर न भी कहें तो सैकड़ों साल उन्होंने सरवाइव किया है, सदियां सरवाइव की हैं। उसके अंदर एक मेडिटेरेनियन सिविलाइजेशन है, जिसके अंदर एक तरफ क्रिश्चियंस हैं और दूसरी तरफ मुस्लिम्स हैं। और इस सिविलाइजेशन को देखें तो इन्होंने दुनिया में आने वाले चैलेंजेस को का मुंह दिया है, और इन्होंने सरवाइव किया है। इनके अंदर अभी भी चैलेंजेस मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद ये पनपे हैं, ये आगे बढ़े हैं, इनके अंदर ताकत मौजूद है। और इस सिविलाइजेशन की खासियत ये है कि ये दुनिया में दूसरे इलाकों में जाके इन्होंने कॉलोनाइज भी किया है। चाहे फातमीद सल्तनत को देख लीजिए, किसी वक्त में स्पेन के अंदर सल्तनत थी, इसी तरह रोमन एम्पायर को आप देख लीजिए, फिर उसके बाद ब्रिटिश एम्पायर ने कॉलोनाइज़ किया, डच ने कॉलोनाइज़ किया। तो कॉलोनाइजेशन का अंसर इस सिविलाइजेशन के अंदर आपको नज़र आता है, जिस तरह मुस्लिम्स ने सब कॉन्टिनेंट के अंदर भी आके मुग़ल एम्पायर बनाई, सेंट्रल एशियंस स्पेशली जब वो आए। दूसरी सिविलाइजेशन जो है वो इंडियन सिविलाइजेशन, जो इंडस से निकली हुई है, इंडस सिविलाइजेशन, नॉट इंडियन बट रादर इट इज़ इंडस सिविलाइजेशन। इसने भी काफ़ी अरसे तक सरवाइव किया है, और अंदर इंटरनल इसके भी चैलेंजेस आपको नज़र आते हैं, लेकिन उसके बावजूद ये सिविलाइजेशन दिन ब दिन बढ़ते हुए आपको नज़र आती है। इस सिविलाइजेशन की खासियत यह है कि इसने कहीं जाके किसी भी इलाके को कॉलोनाइज़ नहीं किया, बल्कि रादर बाहर से आने वाले लोगों को भी इन्होंने वेलकम किया। म्यूटिनी के बाद 1857 की जंग के बाद अगर आप देखें तो उस जंग को शिकस्त देने में खुद इंडियंस लोग शामिल थे। उन्होंने ब्रिटिशर्स का साथ दिया अपने ही लोगों के ख़िलाफ़ जंग करने के हवाले से। तो लिहाजा इस सिविलाइजेशन में भी बाहर जाके इन्होंने कॉलोनाइज़ नहीं किया। तीसरी जो सिविलाइजेशन है वो चाइनीज़ कन्फ्यूजन सिविलाइजेशन है, जो कि जिसने विद द पैसेज ऑफ टाइम उसने सरवाइव किया है। अब वो कन्फ्यूजन जो सिविलाइजेशन है, चाइनीज़ सिविलाइजेशन, वो तरक्की की सीढ़ियाँ चढ़ते हुए बुलंदियों को छूने लगी है। अलबत्ता वो मरहून मिन्नत है वेस्ट की सिविलाइजेशन की, जो तरक्की थी, टेक्नोलॉजी थी या मॉडल था, उन्होंने उसको अडॉप्ट किया। उन्होंने इंटरनल मॉडल जो पॉलिटिक्स का है वो नहीं लिया। उन्होंने सिर्फ लिबरल मॉडल जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड प्रॉस्पेरिटी का था वो उन्होंने उनका उठाया, और इंटरनल अपनी डोमेस्टिक स्ट्रक्चर को, अपने कल्चर को उन्होंने प्रोटेक्ट किया। और आपने देखा कि इस तरह का जो उनका अरेंजमेंट था उन्होंने उनको पे ऑफ किया है। लिहाजा जो चाइनीज़ सिविलाइजेशन है उसकी तरक्की का राज अगर आप देखें तो वो वेस्टर्न मॉडल है। और वही जो पिछले व्लॉग के अंदर मैंने जिक्र किया था कि नेहरू का भी ये कहना था कि वेस्ट को हम एज अ मॉडल ऑफ डेवलपमेंट ले सकते हैं और आज मोदी जी वही एग्जैक्टली कर रहे हैं। बुनियादी तौर पे इंडिया को जो फ़ायदा मिला है 1990 में जो वो रिफ़ॉर्म लेकर आया, उसके बाद टैक्सेशन के जो रिफ़ॉर्म है जिसमें तकरीबन 1.5 लाख करोड़ तक टैक्स जमा होता है हर महीने, ये एक बहुत बड़ी कामयाबी आपको नज़र आती है, जिसके हवाले से मैं अक्सर पाकिस्तान में कहता हूँ कि हमें स्ट्रक्चरल रिफ़ॉर्म्स की ज़रूरत है। जब तक आप स्ट्रक्चरल रिफ़ॉर्म्स नहीं करेंगे आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो लिहाजा ये जो सिविलाइजेशंस हैं इन तीन सिविलाइजेशंस ने सरवाइव किया है। अब वेस्टर्न सिविलाइजेशन के चैलेंज उसको पोज हो रहा है रेस्ट ऑफ द सिविलाइजेशन।
या तो मेडिटेरेनियन सिविलाइजेशन में मुस्लिम्स की तरफ से पोटेंशियल मौजूद था जो सैमुअल पी हंटिंगटन कहते हैं, या कन्फ्यूजन सिविलाइजेशन से चैलेंज हो सकता था, या इंडियन सिविलाइजेशन या इंडस सिविलाइजेशन से हो सकता था। लिहाजा वेस्ट ने अपनी सिविलाइजेशन को मज़ीद ताकतवर बनाने के लिए इंडस सिविलाइजेशन को अपने साथ मिलाने का आदा किया। और मोदी साहब का विज़िट भी आप इसी तनाज़र में देखिए, एक किस्म का सिग्नल दिया गया है दुनिया में। देखें, अमेरिका दोबारा पावर गेम के अंदर आ गया है और इंडस सिविलाइजेशन हमारे साथ मौजूद है और हमारी ताकत बढ़ गई है। तो आज की यही एक्सप्लेनेशन, अगली एक्सप्लेनेशन अगली वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा कि इसको हम थ्योरेटिकली इस विज़िट को किस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगली वीडियो तक का इंतज़ार कीजिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।